Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of February 2022. 21 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे केवल एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर करिएगा। 1000 लाइक का टारगेट है, 1 पर्सन 1 लाइक। तो बस आप वीडियो खोलिए और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज। इनमें से कौन सी एशियन कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? फर्स्ट इज म्यांमार, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज जापान, फोर्थ इज थाईलैंड। ठीक है ना? तो आपको बताना है इनमें से किससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड? 1 2 3 1 2 1 2 4 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इन कंट्रीज को आपको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। फर्स्ट इज कंबोडिया, सेकंड इज फिलीपींस, थर्ड इज थाईलैंड, फोर्थ इज वियतनाम। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि करेक्ट कोड क्या होगा किसका? ईस्ट टू वेस्ट का। 2 4 1 3, 2 4 3 1, 4 2 3 1 या 4 2 1 3। ठीक है ना? तो these are the two orders. क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज सिचुएटेड बिटवीन गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी। दूसरा कह रहा है इट एक्ट्स एज अ लैंड ब्रिज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तीनों बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। जरूर आई होप आप सब करेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है मैप्स में। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मैंने नहीं बताई है आपको, है ना? तो आई होप कि आप लोग आंसर करेंगे। एक एक करके मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। पहला सवाल मैंने पूछा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि कौन कौन सी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। फर्स्ट इज म्यांमार, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज जापान, फोर्थ इज थाईलैंड मैंने दिया था आपको। देखो म्यांमार से तो पास करता है, इंडिया से पास करता है, म्यांमार से पास करता है, थोड़ा सा चाइना से भी पास करता है सदर्न पार्ट, लेकिन जापान और थाईलैंड से पास नहीं करते। जापान काफ़ी ऊपर है और थाईलैंड थोड़ा सा नीचे है ना? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू द मैप एज वेल। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो, यहाँ से इस तरीके से पास कर रहा है। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये चाइना से पास कर रहा है, इधर म्यांमार बर्मा से पास कर रहा है, लेकिन थाईलैंड देखो, ये थाईलैंड तो नीचे हो जाएगा और जापान थोड़ा आपका ऊपर और ऊपर ही है उधर साइड। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका म्यांमार से, इंडिया से, चाइना से पास कर रहा है। ठीक है ना? ताइवान वाले रीजन से भी पास कर रहा है, लेकिन आपका फिर किसी इधर वाले साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जैसे कि चाहे वियतनाम हो जाए, चाहे आपका लाओस हो जाए, चाहे थाईलैंड हो जाए, इन सब किसी से कंट्री से पास नहीं करता है, जापान से पास नहीं करता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो था मैंने आपसे पूछा था, वो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन ही था कि आपको अरेंज करना था इन कंट्रीज को ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट टू वेस्ट का ऑर्डर आपको अरेंज करना था। अब सबसे पहले ईस्टवर्ड कौन सी कंट्री आएगी? सबसे ज़्यादा ईस्ट में आएगी आपकी फिलीपींस आती है ना, फिलीपींस सबसे ईस्ट में आएगी। फिर उसके बाद आएगा आपका वियतनाम आएगा, है ना, वियतनाम आएगा। फिर आई थिंक आपका थाईलैंड आएगा एंड देन कंबोडिया आएगा। तो या फिर कंबोडिया पहले आएगा। पहले आई थिंक कंबोडिया आएगा, पहले आपका कंबोडिया आ जाएगा। हाँ, तो पहले फिलीपींस, फिर वियतनाम, यानी कि पहले 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3। 2 4 1 3, यानी कि ए विल बी द आंसर फॉर दिस। तो आपको मैं एक बार शो कर देता हूँ मैप में। लेट मी शो यू इन द मैप एज वेल। तो जैसा कि आप ये मैप देख पा रहे हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया वाला पूरा रीजन है पूरी इस मैप में। तो जैसा कि आपको सबसे पहले इधर सबसे ज़्यादा जो ईस्टवर्ड कंट्री है वो देखो, यहाँ पे फिलीपींस दिख रही है, सबसे ज़्यादा ईस्टवर्ड आपको फिलीपींस दिख जाएगी। फिर आपको ये देखो वियतनाम पहले मिल जाएगी, फिर उसके बाद ईस्ट में आपको वियतनाम मिलेगी। फिर आपको ये देखो कंबोडिया मिल जा रहा है, कंबोडिया पहले ही मिल जाता है। मैं बिल्कुल सही था कि कंबोडिया पहले मिल जाएगा, और फिर आपको लास्ट में थाईलैंड इधर मिलेगा। तो यहाँ पे फिलीपींस, फिर वियतनाम, फिर कंबोडिया, फिर थाईलैंड। तो ये आपको ऑर्डर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑर्डर एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट मैंने आपसे सिनाई पेनिनसुला का पूछा था, तो सिनाई भी एक मैप का ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखा हुआ है कि वो एडन, गल्फ ऑफ एडन और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में नहीं लाई करता है। अगर आप देखो ना, तो ये यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी लाई कर रहा है, उधर आपका रेड सी लाई कर रहा है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन के बीच में आपको देखो बीच में लाई करता है, यहाँ बीच में लाई नहीं करता है ना। और यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और इधर आपका एशिया वाला पार्ट है, अफ्रीका वाला पार्ट है, तो ये बिल्कुल सही है कि एशिया अफ्रीका के बीच में ये लाई करता है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप। और सिनाई पेनिनसुला आपका इजिप्ट वाले रीजन में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाई एजुकेशन इन मदर टंग इज इंपॉर्टेंट।
व्हाट कैन बी इट्स लिमिटेशंस, डिस्कस इन डिटेल। आपको बताना है कि क्यों एजुकेशन इन मदर टंग इज इंपॉर्टेंट एंड इसके लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी कि मदर टंग में एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो इसके क्या लिमिटेशंस फ्यूचर में हो सकते हैं। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और काफ़ी लोग अब आंसर करने भी लगे हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप लोग अब अटेम्प्ट करने लगे हो क्वेश्चन है। केवल संकेत, वैसे पहले केवल संकेत कर रहा था आंसर अटेम्प्ट, बट अब काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व होने लगे, सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इमेंस यू विल गेट इमेंस हेल्प इन द मेंस एग्जामिनेशन। म्यूनिश कुमार सलगोत्रा का भी आंसर काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिटेल्ड आंसर मैंने कल देखा था, तो काफ़ी डिटेल में उन्होंने आंसर लिखा था, है ना। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज फ्रंट में कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। डू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डिले वर्क। अब यहाँ पर एक्चुअली बात चल रही है जो रिसेंटली पैंडेमिक के टाइम पे अमेरिका में देखा गया कि वहाँ पे क्या होता है, अमेरिका में वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंतर्गत हेल्प दी जाती है। जैसे कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है ना कोई व्यक्ति और उसके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, तो उसको हेल्प दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इनके लिए दो प्रोग्राम थे, फेडरल पैंडेमिक अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन और पैंडेमिक अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस, ठीक है ना। तो फेडरल पैंडेमिक अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन और पैंडेमिक अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस, ये दो गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे। इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, है ना, कि एक केस स्टडी के रूप में देखा गया था। और यहाँ पे अमेरिका में ये देखा गया कि जो ये केयर्स एक्ट है अमेरिका का, जो कि लाया गया था फॉर पैंडेमिक रिडन पीपल, जो कि जिनका जॉब या कंपनसेशन मिस हो रहा था, उनके लिए लेकर के आए थे। और उसमें $600 पर वीक तक का एडिशनल हेल्प दिया जा रहा था अनएम्प्लॉयड। अब आप सोचिए $600 पर वीक, यहाँ पे इंडिया में एक सैलरी है, मतलब कि एक अच्छे खासे ऑफिसर लेवल पे अगर कोई व्यक्ति हो ना तो उसकी सैलरी होती है $600 पर मंथ, है ना। और वहाँ पे असिस्टेंस के रूप में अमेरिका में जो एडिशनल असिस्टेंस है वो $600 पर वीक तक दिया गया था FPUC प्रोग्राम के अंतर्गत, फेडरल पेंडेमिक अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन के अंतर्गत। तो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पर डिबेट ये चल रही है कि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं, क्या इनके मिलने से व्यक्ति और ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है कि नहीं। तो यस, ये देखा गया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जब लोगों को मिल रहा था, सो उनके अंदर एक टेंडेंसी ये आ जाती है एक्चुअली में, दे डेवलप अ टेंडेंसी दैट व्हाई दे नीड टू वर्क नाउ, इफ दे आर गेटिंग सफिशिएंट, इफ दे आर गेटिंग इनफ फॉर देयर सस्टेनेंस, देन दे डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड एंड दे कैन जस्ट रिलाई अपॉन दैट गवर्नमेंट असिस्टेंस, है ना। एंड दैट इज द रीजन वाई जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, एंड वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होता। मतलब इवन आफ्टर द पेंडेमिक इज ओवर नाउ, अगर पेंडेमिक ओवर भी हो गया हो तो भी फिर वो देखने को मिलता है कि पीपल स्टिल टेंड to remain in their houses, people still tend to remain on that welfare assistance। तो बेसिकली ये एक चीज़ देखने को मिली थी कि जो ये इस तरीके के बेनिफिट्स हैं, दिस बेसिकली इंक्रीजेज दैट टेंडेंसी, है ना। तो if they are getting a steady paycheck, why they need to make extra effort, why they will make extra effort, so that is the big question। अगर उनको steady effort, तो इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन चल रहा था। एंड ये दिस नॉट ओनली कॉजेज एन इंक्रीज इन द टैक्स बर्डन ऑन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, अब गवर्नमेंट के पास भी पैसा तो लिमिटेड है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड अमाउंट। वॉट दे विल डू इज दैट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द अनएम्प्लॉयड पीपल, वॉट दे विल डू इज दैट दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑफ दोज हु आर एम्प्लॉयड और दोज हु आर रनिंग द फैक्ट्रीज एंड कंपनीज। तो दिस इज द सेकंड थिंग जो दैट हैपेंस इज दैट कि जो इस कारण से सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो दूसरे लोग हैं उनका टैक्स बर्डन बढ़ जाता है ना। जो दूसरे लोग हैं, जो एम्प्लॉयड क्लास है सोसाइटी का, उनके ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑथर ने मेंशन की है ज़रूर कि इसका टैक्स बर्डन जो होगा उसका इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा कि दूसरे लोग जो हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ गया। सो दैट इज द बिग थिंग विच हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर देखें कि अगला जो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, सो पैंडेमिक की ही बात पूरी चल रही है कि ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली थी। एंड ये इस बार जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आप देखिए, among the unemployed between age of 25 to 54 there was a 14 percentage point increase in movement from unemployment to employment। ये एक चीज़ देखने को मिली बाद में। एंड ये इतना क्विक नहीं था, जो मतलब अनएम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयड की तरफ जो मूवमेंट था ये क्विक नहीं था कुल मिलाकर के। क्यों क्विक नहीं था? ऑब्वियस सी बात है, दे आर गेटिंग इनफ, दे आर गेटिंग द असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे आर गेटिंग द वेलफेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड दैट इज द रीजन वाई दे आर नॉट मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट
एफर्ट, और जब वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं बनाएंगे तो जो नहीं करेंगे तो जो अनएम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयड का मूवमेंट है वो होगा ज़रूर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा. सो दैट दीज आर द थिंग्स विच वर ऑब्जर्व फ्रॉम दिस, एंड दैट इज द रीजन वाई कि इतना ज़्यादा असिस्टेंस और ये और इतने लंबे टाइम पीरियड तक के लिए नहीं होना चाहिए. इट शुड बी, हाँ, थोड़ा बहुत असिस्टेंस जिनको बिल्कुल हु आर द मोस्ट नीडी जो भी रहेंगे उनको ज़रूर आप मदद करें, लेकिन ऐसे हर किसी को आप नहीं करिए. दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई. तो आप सबको पता होगा कि इंडिया और यूएई ने रिसेंटली अभी एक तरीके से इंडिया यूएई एफटीए, या कहना चाहिए इंडिया यूएई सीईपीए जिसको हम बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो साइन किया है. ठीक है ना. और ये काफ़ी फास्ट ट्रैक प्रोसेस में साइन किया गया. इससे जो इंडिया और यूएई के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी इंक्रीज होगा. दूसरा इसका एडवांटेज है कि अभी तक जो पूरा रिलेशन था वो केवल एनर्जी सिक्योरिटी या एनर्जी पर डिपेंडेंट था, ऑयल या इन सब के ट्रेड पर डिपेंडेंट था, वो अब और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा और दूसरे सेक्टर्स को भी एक्सप्लोर किया जाएगा. ठीक है ना. न केवल इंडिया का एक्सपोर्ट बूम होगा, बल्कि इंडिया को एक नया मार्केट मिलेगा यूएई के रूप में, जो कि इसको ओपन करेगा नए वेंचर्स. इट विल ओपन द रूट्स ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इंटर इनटू द अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड अदर पर्शियन गल्फ कंट्रीज एंड ऑल. जैसे सऊदी अरेबिया के साथ क्लोजनेस है, कतर के साथ, इन सब के साथ क्लोजनेस बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे. तो ये इसके कुछ फ़ायदे हो गए. इसके अलावा इंडिया ने जो एग्रीमेंट साइन किया उसमें कुल मिलाकर के ये भी चीज़ें बोली है कि आप डंपिंग नहीं कर सकते ना. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने कहा कि आप मतलब डंपिंग इन द सेंस, देखो यूएई डंपिंग नहीं करेगा, लेकिन यूएई के माध्यम से सपोज करो चाइना डंपिंग करने लगे, है ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो कि जो इसका एरिया ऑफ ओरिजिन क्लॉज रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एरिया ऑफ ओरिजिन क्लॉज मतलब उस प्रोडक्ट का ओरिजिन कहाँ पर हो रहा है, उसका ओरिजिन यूएई में होना चाहिए, है ना. अगर चाइना में या कहीं और ओरिजिन है तो फिर वो इस तरह से डंप नहीं कर सकते. तो दैट इज अ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट, है ना. एंड अभी तक जो इंडिया यूएई का बेसिक रिलेशनशिप है वो रेमिटेंसेस पे ही बेस्ड है. जो एट प्रेजेंट जो रिलेशनशिप है इंडिया यूएई का वो रेमिटेंसेस पे बेस्ड है. लेकिन अगर आप देखें कि इंडिया यूएई का जो अब जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगा आफ्टर दिस एफटीए, वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा और पूरा का पूरा जो गल्फ रीजन है कहना चाहिए वो एक तरीके से ओपन हो जाएगा फॉर इंडिया. सो दैट्स अ बिग एडवांटेज ऑफ दिस FTA between India and UAE. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट था. आगे मूव करते हैं द डेस्पोटिक नेचर ऑफ पीएमएलए. तो पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था और ये कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है. अब ये कंट्रोवर्सी का विषय क्यों बना हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ईडी के नाम पे बहुत सारे लोगों को डराया जाता है ना. गवर्नमेंट इज यूजिंग ईडी एज अ पपेट. ईडी को एक पपेट की तरह यूज़ कर रहे हैं. दिस इज व्हाट द क्रिटिसिज्म इज. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज व्हाट हैपेंस. दिस इज व्हाट द क्रिटिसिज्म इज एंड दिस इज व्हाट हैज़ बीन रिटन इन दिस आर्टिकल एज वेल. तो हम केवल वही बातें कर रहे हैं जो आर्टिकल में लिखी हुई है कि ईडी इज बीइंग यूज्ड एंड ईडी इज बीइंग मिसयूज्ड आल्सो इन ऑर्डर टू मतलब कि क्रिएट अ टेरर इन द माइंड्स ऑफ सम अदर पर्संस कि आपके अगेंस्ट ये कार्रवाई होगी, आपके अगेंस्ट वो कार्रवाई होगी, सारी चीज़ें, है ना. दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो की है कि इसका जो पूरी प्रोसेस है दैट इन इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट. ऐसा कहा जाता है क्रिटिसिज्म के रूप में कि ये जो प्रोसेस है ईडी की और पूरी ये जो इन्वेस्टिगेशन की और ऑल, दैट इज इन इटसेल्फ अ पनिशमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें एक इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ECIR जिसको हम बोलते हैं. इट इज़ इक्विवेलेंट टू FIR. FIR के इक्विवेलेंट ही होता है इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. अब ये एक ईडी के अकॉर्डिंग ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है और ये उस व्यक्ति को भी नहीं दिखाया जाता जिसके घर की तलाशी ले ली जाती है, उसके घर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं सिर्फ ये बोल करके हम ईडी से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं, और चप्पा चप्पा छान मारते हैं उसके अपने विम्स एंड फैंसीज पे उसकी रिपोर्ट ECIR लिखते हैं ये लोग. तो दैट इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म की बेसिकली ये ECIR सामने वालों को ये तक नहीं बताते कि उनके ऊपर केस क्या है या उनके ऊपर क्या आक्षेप लगा हुआ है या क्या उनके ऊपर एक्यूजेशन क्या है. तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको बताना चाहिए. तो जैसे हमारे यहाँ FIR जब आप किसी के ऊपर करते हो या किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लेते हो या किसी आप जेल में डालते हो तो हेबियस कॉर्पस है, आपको बताना होता है उसको सारी चीज़ें. तो इसमें क्यों नहीं बताना होता? ये ECIR को इतना ज़्यादा हिडन क्यों करके रखते हैं? तो दैट इज़ द मेजर क्रिटिसिज्म एंड ऑल.
तो वो यहाँ पे चीज़ थी। आगे है ईरान एमपीज सेट कंडीशंस फॉर न्यूक्लियर डील। तो अब ईरान के जो एमपीज हैं उन्होंने मिलकर के एक कंडीशन बनाई है। उन्होंने कंडीशन बनाई है कि अगर न्यूक्लियर डील को साइन करना है तो ये हमारी कंडीशंस माननी पड़ेंगी। अब कौन कौन सी कंडीशंस है? सबसे पहले कि यूएस और यूरोपियन पार्टीज गारंटी दें दैट दे वुड नॉट एग्जिट अ रिस्टोर्ड एग्रीमेंट, मतलब कि जो एग्रीमेंट होगा उसको वो छोड़ करके भागेंगे नहीं, है ना, और ना ही वो स्नैप बैक मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे और यहाँ पे हमको छोड़ के जाएंगे। तो बेसिकली एक तो ये गारंटी मांग रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये एक चीज़ है कि जो सैंक्शंस है पूरे सैंक्शंस पूरी तरीके से लिफ्ट होने चाहिए, चाहे वो टेररिज्म रिलेटेड हो, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो। तो ये तो काफ़ी बड़ी शर्त है। आई डोंट थिंक ये इसमें अब ये डील स्ट्रक हो पाएगी बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस एंड ऑल। एंड लॉ मेकर्स फर्स्ट वांट टू कंफर्म दैट ईरान रिसीव्स मनी फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट्स बिफोर द गवर्नमेंट रिटर्न्स टू न्यूक्लियर कंप्लायंस, है ना। तो मतलब कि जो एक्सपोर्ट करेगा ईरान उस पर वो मनी वो रिसीव कर सके। ये सारे सैंक्शंस और ये सारी चीज़ें उसको हटाना होगा। यूरोपियन कंट्रीज़ को सारे सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे, अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, तब जाकर के जो डील है वो साइन हो पाएगी। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द ईरानियन एमपीज एंड ऑल। अगली न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंटर मूव्स पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। तो सिंथेटिक बायोलॉजी के रिगार्डिंग पॉलिसी जो है वो लेकर के गवर्नमेंट वो उसका आइडिया अभी दिया है। गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट दिया है 70 पेजेस का लगभग। तो सेंटर इज वर्किंग ऑन दिस नेशनल पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। तो सेंटर वर्क कर रहा है नेशनल पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। अब सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होता है? देखो कॉमन सेंस है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? जिसको कि मैन मेड इंटरफेरेंस के साथ या मैन मेड कहना चाहिए, उसमें एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस किए जाएं जब बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में, है ना। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में जब जोड़ घटाना गुणा भाग करेगा कौन? इंसान करेगा सिंथेटिक तरीके से, रेडीमेड तरीके से, चाहे वो जीन एडिटिंग हो जाए, चाहे वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिंथेटिक बायोलॉजी का ही पार्ट है। तो सेंटर इज वर्किंग ऑन मेकिंग अ नेशनल पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी, क्योंकि सिंथेटिक बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग साइंस है। एक तो उसको ऐसा तो छोड़ नहीं सकते कि उसको यूज़ ही ना करें, है ना। तो चाहे डिज़ाइनर मेडिसिन हो, चाहे डिज़ाइनर फूड्स हो, तो इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है। सिंथेटिक बायोलॉजी में डिज़ाइनर मेडिसिन भी है और डिज़ाइनर फूड भी होता है। कई बार डिज़ाइनर फूड भी, कई हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं, बीटी ब्रिंजल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमने जो की, ये सारे इसी के पार्ट हैं, सिंथेटिक बायोलॉजी के ही पार्ट हैं। तो 12th 5 ईयर प्लान में इंडिया ने सेटअप किया था टास्क फोर्स ऑन सिस्टम्स बायोलॉजी एंड सिंथेटिक बायोलॉजी रिसर्च इन 2011। तो याद रखिएगा 2011 में 12th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इंडिया ने सेटअप किया था टास्क फोर्स ऑन सिस्टम्स बायोलॉजी एंड सिंथेटिक बायोलॉजी रिसर्च, ठीक है ना। 2011 में सेटअप किया था। अब इस बॉडी ने अंडरलाइन किया था कि जो ये फील्ड है सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी की, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, जिसमें बायो रेमिडिएशन हो गया, जैसे कि मान लो ऑयल आ जाता है ना, ऑयल्स आ जाता है, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से उस ऑयल को पानी से सेपरेट किया जा सकता है। तो कई सारे ऑयल रिलेटेड जो हैजर्ड्स हुए हैं उनमें ये काफ़ी टेक्नोलॉजी, बायो रेमिडिएशन की टेक्नोलॉजी काफ़ी काम आती है। बायो सेंसर्स हो सकते हैं, बायो फूड हो सकता है, हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू की जा सकती हैं और ओपन सोर्स बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स बना करके ये चीज़ की जा सकती है ना। पार्लियामेंट इज येट टू क्लियर द बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2013। अब एक बिल आने वाला था बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल ऑफ इंडिया बिल 2013, जिसमें कि एक रेगुलेटर की बात की गई थी जो कि इस फील्ड को रेगुलेट करे और ये सारी चीज़ें कर सके, ठीक है ना। अभी जैसे जीईएसी नाम की एक बॉडी हो, तो केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, तो अभी जीईएसी चल रही, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एंड ऑल। लेकिन अभी एक रेगुलेटर बॉडी की बात और चल रही है कि एक रेगुलेटर बॉडी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप 10 टेक्नोलॉजीज़ में ये आने वाली है। सिंथेटिक बायोलॉजी आ ही चुकी है इनफैक्ट, और चाहे वो क्रिस्पर हो, चाहे जीन एडिटिंग हो, चाहे ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी सिंथेटिक बायोलॉजी का हिस्सा है जिसमें काफ़ी इमेंस पोटेंशियल है। इंडस वाटर ट्रीटी एनुअल मीट। अब इंडस वाटर ट्रीटी की एनुअल मीट होने वाली है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में 1960 में साइन की गई थी आफ्टर निगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक भी इसका एक सिग्नेटरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एंड द डील वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, कहते हैं द डील वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, IBRD इसके अंदर। वर्ल्ड बैंक के अंदर भी अगर कभी आपसे डिटेल पूछे तो IBRD बोल देना, ठीक है ना।
अब इस ट्रीटी में दो तरीके की रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स में आती है इंडस, झेलम और चेनाब, जो कि पाकिस्तान को दी गई, और ईस्टर्न रिवर्स में आती है रावी, बियास और सतलज, जो कि इंडिया को दी गई, ठीक है ना। और अभी ट्रीटी काम कैसे करती है, तो इस ट्रीटी के अंदर एक मैकेनिज्म है फॉर कोऑपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज, है ना। तो इसमें वो मिलते हैं, और इस जो मिलने वाली जो संस्था है उसको बोलते हैं परमानेंट इंडस कमीशन। एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, और जहाँ पे हर एक दोनों कंट्री से एक कमिश्नर है ना। तो यहाँ पे परमानेंट इंडस कमीशन का नाम याद रखना। और इसके अलावा इनमें एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 7 मेंबर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। अगर कभी कोई डिस्प्यूट आता है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो किसी मैकेनिज्म के अंतर्गत बनाया गया है, 7 मेंबर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, उसमें ये केस जाता है। दो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, जिसमें किशन गंगा प्रोजेक्ट है और रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जिसका काफ़ी अपोज करता है पाकिस्तान, क्योंकि किशन गंगा जो है वो झेलम नदी पे है, और जो रतले है वो चेनाब नदी पे है। किशन गंगा झेलम पे और रतले चेनाब पे, और दोनों ही नदियां अगर आप देखो तो वेस्टर्न रिवर से, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया उसमें पावर प्लांट ये नहीं बना सकता, तो ये भी केस काफ़ी चल रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल है वो है द बजट स्पेल्स ग्रीन शूट्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये आर्टिकल में ऑथर ने पूरी तारीफ की है कि बजट में एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ किया गया है। तो क्या क्या किया गया है मैं क्विकली आपको बताऊंगा, आप वो सारी चीजें लिख लेना। सबसे पहले जो सबसे अधिक एलोकेशन है एग्रीकल्चर के अंतर्गत, वो दिया गया है लाइफ स्टॉक और फिशरीज को, क्योंकि लाइफ स्टॉक और फिशरीज जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से डेवलप कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक और फिशरीज, और काफ़ी पोटेंशियल भी होल्ड करते हैं अपने अंतर्गत, ठीक है ना। दूसरे अगर आप देखें तो मेजर जो बजट है वो इंक्रीज हुआ है लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल में। लाइफ स्टॉक की हेल्थ और डिसीज कंट्रोल के रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है। देन एलोकेशन किया गया है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में भी इंक्रीज किया गया है। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में एलोकेशन इंक्रीज किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है फिशरीज सेक्टर की, उसमें एलोकेशन इंक्रीज किया गया है ना। इसके अलावा जो वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर है उसको भी अटेंशन दिया गया है कि वैल्यू एडिशन किस तरीके से किया जा सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस किस तरीके से, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग में लाई जा सकती है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उस पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा पिकल और जैगरी मेकिंग जो स्मॉल इंटरप्राइजेस है ना, पिकल और जैगरी मेकिंग के, उनको भी एलोकेशन इंक्रीज किया गया है। लगभग 125% का एलोकेशन इंक्रीज किया गया है। इसके साथ एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो एलोकेशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है उसमें इंक्रीज किया गया है बाय 400%। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में क्यों इतना ज़्यादा इंक्रीज किया गया, इसका रीज़न ये है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे परंपरागत कृषि विकास योजना हो, ये सारी अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ही आ गए हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जो परंपरागत ये आपका कृषि विकास योजना थी, और या फिर आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह आपका अब आ गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसको याद रखेगा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है, उसका भी इनिशिएटिव, उसका भी जो मतलब बजटरी एलोकेशन वो इंक्रीज किया गया है। लेकिन हर जगह इंक्रीज हुआ नहीं है, कुछ जगह डिक्रीज भी हुआ। जैसे कि आपका एक प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम था फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, है ना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, उसमें डिक्रीज किया गया है। दूसरा कि मनरेगा में काफ़ी डिक्रीज किया गया है, मनरेगा में डिक्रीज किया गया है, ठीक है ना। आपको एलोकेशन जो है मनरेगा में वो डिक्रीज किया गया है। इसके अलावा कुछ नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आया गवर्नमेंट, जैसे किसान ड्रोन्स का यूज़ करेंगे, तो किसान ड्रोन्स का यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी नई लाएंगे। एग्रीटेक के लिए जो स्टार्टअप्स काम करेंगे उनके लिए अब और ज़्यादा प्रावधान किए जाएंगे, और इंकरेज किया जा रहा है यंगर जनरेशन को कि एग्रीटेक में काम करो और ज़्यादा चीज़ें लेकर के आओ इस सेक्टर के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा आर्टिकल है टैपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। अब ये आर्टिकल में ऑब्वियस सी बात है, ऑथर ने जो बात की वो केवल और केवल ये बात की कि जो मदर टंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कोट किया है सीवी रमन जी को, आप भी लिख लीजिए। सीवी रमन जी ने कहा था कि मदर टंग में जो एजुकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड उन्होंने ये भी कहा था कि देखो ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि मदर टंग में अगर आप एजुकेशन नहीं कर रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो फिर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं रीच करेगी। देखो, ही ऑब्जर्व दैट विद ग्रेट क्लैरिटी इन विजन दैट वी मस्ट टीच साइंस इन आवर मदर टंग। सीवी रमन जी ने कहा था वी मस्ट टीच साइंस इन आवर मदर टंग, अदरवाइज साइंस विल बिकम अ हाइब्रो एक्टिविटी, इट विल नॉट बी एन एक्टिविटी इन विच ऑल द पीपल कैन पार्टिसिपेट। तो ऑब्वियस सी बात है, सीवी रमन जी का ये कहना बिल्कुल सही था कि अगर आपने इसको मदर टंग में नहीं किया तो ये बहुत ही कम लोग जो कि इंग्लिश या कोई
एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जानते हैं उन्हीं के तक सीमित रह जाएगी, और बाकी के जो लोग हैं जो नहीं जानते सपोज करो उनको ये नहीं मिल पाएगी। सो दैट इज़ द बेसिकली थिंग जो कि यहाँ पे ऑथर ने बताई है। इसके अलावा ऑथर ने आज बोला कि आज जो 21 फरवरी है, आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे है। दिस इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। एंड अच्छा, मदर लैंग्वेज याद रखिएगा, मदर लैंग्वेज डिफरेंट होता है, फिर उसके अंदर डायलेक्ट और बोली अलग होती है ना। तो हम कई जैसे मेरी अगर मैं बोली बोलूँ तो मैं बघेली बोलता हूँ, है ना, सपोज करो मेरी जो बिल्कुल लेकिन कई बोलियां हैं जो लैंग्वेज नहीं होती, दे आर जस्ट अ डायलेक्ट इनसाइड द लैंग्वेज ना। तो वो हिंदी का ही पार्ट है, हिंदी के ही जो अलग अलग डिस्टॉर्टेड वर्जन है, या कहना चाहिए कुछ और विकृत रूप वैसे कहते हैं उसमें, अपभ्रंश बोलते हैं, अपभ्रंश बोलते हैं हिंदी में उसको, तो उनका पार्ट होता है। तो लैंग्वेज इज समथिंग डिफरेंट है ना, तो ये आपको याद रखना है। एंड बहुत सारी लैंग्वेजेस वर्ल्ड की ऐसी जो इंडेंजर्ड हैं, 6000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं स्पोकन इन द वर्ल्ड आर इंडेंजर्ड नाउ, है ना। इंडिया में भी लगभग आई थिंक 100 समथिंग 140 या 150 लैंग्वेजेस आर इंडेंजर्ड इन इंडिया इटसेल्फ, है ना। तो ये आप अगर देखो तो 196 लैंग्वेजेस आर इंडेंजर्ड, है ना। तो ये आपको देख सकते हैं कि 196 इंडियन लैंग्वेजेस विच फॉल अंडर द इंडेंजर्ड कैटेगरी। तो ऑथर ने वही कहा है कि भैया इसको आपको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है ना। लैंग्वेजेस आपके कल्चर का हिस्सा है, ट्रेडिशन का हिस्सा है, तो उनको प्रोटेक्ट भी करके रखो, प्रिजर्व करके रखो। इसके अलावा AICT और IITs मद्रास मिलकर के स्वयं प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो कुछ कंटेंट है उसको 8 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्टिंग इट इनटू 8 लैंग्वेजेस, जिसमें तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, मराठी, मलयालम, गुजराती आ रही हैं। तो ये काफ़ी कमेंडेबल वर्क है दिस एज पर दी ऑथर, है ना। तो ये आपको बताना है कि इसमें ये आपको सारी चीज़ें लिख लीजिए। एंड NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत भी ये चीज़ कही गई है कि भैया पहले जो 5 साल एटलीस्ट क्लास 5 तक का जो एजुकेशन है वो प्रेफरेबली मदर टंग में होना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने मदर टंग को भूले ना, उसको आगे प्रोसीड करे, उसको आगे प्रिजर्व करके रखे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।